हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमई 305 पावर जनरेशन उसके अंदर चैप्टर 2 थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में अध्ययन पढ़ेंगे। थर्मल पावर प्लांट, जिसको हम तापीय पावर संयंत्र भी कहते हैं, हिंदी में तापीय पावर संयंत्र बोलते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ वो कंटेंट्स इस प्रकार है। इस सेकंड चैप्टर के तापीय शक्ति संयंत्र के जो कंटेंट्स है वो इस प्रकार हैं: लेआउट एंड वर्किंग, फैक्टर्स ऑफ साइट सिलेक्शन, मेथड्स ऑफ कोल हैंडलिंग, और फिर ये अनलोडिंग डिवाइसेस, ऐश हैंडलिंग सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ सुपर थर्मल पावर प्लांट्स, फिर कंबशन इक्विपमेंट्स के बारे में हम बताएंगे, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के ये इसके अंदर है। 2.71 के अंदर बेसिक इक्विपमेंट्स कंबशन के कौन कौन से होते हैं, और मेथड ऑफ कोल फायरिंग, कोल बर्निंग के कितने तरह के मेथड्स हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर कोल बर्नर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद अपन कंबशन को कंट्रोल कैसे करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में मैंने जैसे बोला अभी कि तापीय पावर संयंत्र भी बोलते हैं। तो तापीय पावर संयंत्र क्या होता है वो हम देखते हैं इधर। थर्मल पावर प्लांट इज़ अ पावर स्टेशन इन विच द प्राइमरी हीट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। थर्मल पावर प्लांट एक वो पावर स्टेशन है या वो पावर संयंत्र है जिसमें एक प्राथमिक एनर्जी, उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं एनर्जी का रूप। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एनर्जी को हम न तो बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का एक सिद्धांत में, ऊर्जा संरक्षण का, उसके अंदर इसकी हम उसको क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि जो तापीय जो हमारी प्राइमरी ऊर्जा है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। प्राइमरी ऊर्जा कौन सी होती है, जिसे कोयले को जलाना, उससे हम आग हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस हीट से हम स्टीम बनाएंगे, स्टीम से फिर टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन से हम उसको इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। तो इस तरह से द थर्मल पावर प्लांट इज़ अ पावर स्टेशन, वो पावर स्टेशन है जिसके अंदर प्राइमरी हीट एनर्जी को हम किस में बदलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर में बदलते हैं, यानी कि विद्युत पावर में हम चेंज करते हैं। व्हाट इज़ द हीट, वाटर इज़ हीटेड इन द बॉयलर, टर्न्स इनटू स्टीम एंड ड्राइव्स द स्टीम टरबाइन। अब पावर प्लांट में क्या होता है वो बताया गया है कि जो पानी को हम बॉयलर्स के अंदर गर्म करके स्टीम में परिवर्तित करते हैं, वो सारी प्राइमरी ऊर्जा हमारी स्टीम बनाने में खर्च हो जाती है। फिर वो स्टीम के अंदर जो ऊर्जा होती है वो टरबाइन चलाती है, तो उससे क्या होता है, वो इस हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर वो इस टरबाइन है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाता है। तो वो इस तरह से वो जो स्टीम जनरेटर है, स्टीम टरबाइन है, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाता है उसकी, तो वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है। तो स्टीम जो होती है वो स्टीम हमने बॉयलर से बनी, वो ड्राइव टरबाइन एंड विच कन्वर्ट्स हीट इनटू द मैकेनिकल पावर। और जो वो टरबाइन होता है वो स्टीम की हीट को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। और फिर हम उस टरबाइन से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जोड़ देते हैं। तो दिस मैकेनिकल पावर ड्राइव्स द इलेक्ट्रिकल जनरेटर, और फिर वो क्या करता है, फाइनली हमें विद्युत का उत्पादन करता है और इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सभी कुछ क्रिया इसमें थर्मल पावर प्लांट में होती है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत मशीनरीज वगैरह लगाते हैं, है ना। अब जो कंपोनेंट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि पहला इन्होंने दिया है बॉयलर दिया है, जिसको हम स्टीम जनरेटर भी कहते हैं, यानी कि वाष्प बनाने वाला संयंत्र। वाष्प बनाने वाले संयंत्र को वाष्प जनित्र करता है, जिसको हम बॉयलर बोल रहे हैं, इसको वाष्प जनित्र बोलते हैं हिंदी में। फिर स्टीम टरबाइन, ये स्टीम टरबाइन इसको प्राइम मूवर भी बोलते हैं हम, तो ये स्टीम से चलता है और ये स्टीम की हीट एनर्जी से रोटरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दूसरा इसका मेन कंपोनेंट होता है बॉयलर के बाद, पहला बॉयलर होता है प्लांट के अंदर, दूसरा स्टीम टरबाइन होता है, तीसरा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। वो क्या करता है, स्टीम टरबाइन से जुड़ा रहता है इलेक्ट्रिक। तो स्टीम टरबाइन जब चलता है तो वो भी रोटरी घूमता है और वो अंदर
जो अपने लॉ ऑफ इंडक्शन से अंदर पावर जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जो मैकेनिकल पावर स्टीम टरबाइन की शाफ्ट में मिल रही है वो हमें यहाँ पर विद्युत पावर के रूप में कन्वर्ट करता है, तो विद्युत जनरेटर कहलाता है, विद्युत जनित्र कहलाता है ये। फिर इन तीनों चीज़ों को चलाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, टरबाइन को घुमाने के लिए और इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए हमें डिफरेंट काम, दूसरे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि कोल एंड कोल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स लगाते हैं। फिर उसके बाद वाटर एंड वाटर सप्लाई इक्विपमेंट्स इसके अंदर लगते हैं। फिर कंडेंसर एंड कूलिंग टावर लगते हैं, जो पानी को वापस, स्टीम को वापस पानी में कन्वर्ट करता है। चिमनी होती है जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेज है फर्नेस में जो बनी है उसको काफ़ी ऊपर छोड़ता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसको नेशनल ग्रिड बोलते हैं। तो ये सब सिस्टम्स हमारे एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इतने कंपोनेंट्स लगे होते हैं, करीब 8 कंपोनेंट है ये इसमें लगे होते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले पावर प्लांट को एक उसके फ्लो डायग्राम से समझना चाहिए कि किस तरह से ये जो सारे 8 इक्विपमेंट है वो किस तरह से इसमें लगे हुए हैं, वो हम इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे कि ये पूरा बताया है, मैं 3 मेन चीज़, बॉयलर यहाँ बताया लिखा हुआ है, दूसरा टरबाइन और तीसरा जनरेटर ये लगा हुआ है। ये 3 चीज़ लगी हुई और ये नेशनल ग्रिड सिस्टम। तो ये 4 चीज़ों आपस में इस तरह से कंबाइंड होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर से वाटर लेते हैं, वाटर बॉयलर में जाता है और इधर से कोयला फ्यूल जो नीचे लिखा हुआ वो इसमें चलते हैं, भट्टी में फ्यूल जलता है और यहाँ पर स्टीम बनती है। तो ये देखो एरो बनाया हुआ, ये स्टीम इसके अंदर बनी हुई है। ये स्टीम जब हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम को टरबाइन के अंदर छोड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से एक्सपांशन होता है और यहाँ में वर्क मिलता है, यहाँ पे मैकेनिकल वर्क रूप में टरबाइन चलता है। एक बिल्कुल रोटेट तेज स्पीड से घूमती शाफ्ट पे घूमता हुआ वर्क हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ कपलिंग करके इस शाफ्ट को जनरेटर से जोड़ दिया है। ये जनरेटर क्या बनाता है अपने विद्युत में, तो ये जनरेटर, ये जो स्टीम टरबाइन है जिसकी जो आरपीएम बहुत ज़्यादा होते हैं, करीब 30,000 आरपीएम तक पहुंच जाते हैं। तो इतनी तेज़ जब ये स्टीम टरबाइन घूमता है तो वो उसके साथ हमने ये जोड़ दिया है जनरेटर, तो वो भी 30 आरपीएम से घूमता है। जब तेज़ आरपीएम से घूमता है तो अंदर फैराडे के इंडक्शन लॉ के हिसाब से हमारे क्या बिजली प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ जनरेट होता है और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ये इलेक्ट्रिसिटी हम नेशनल ग्रिड सिस्टम को दे देते हैं। इस तरह से हम पूरा क्या है कि यहाँ पे पावर जनरेशन होता है। तो ये एक फ्लो डायग्राम है पावर प्लांट का। ये जो फ्लो डायग्राम है उसको हम एक्चुअली आपको यहाँ बताया कि इस तरह से ये काम करता है। जैसे मैंने बताया कि ये पूरा बॉयलर और स्टीम जनरेटर, यहाँ बीच के अंदर वाटर लिखा। सबसे पहले कोल आता है माइन से, कोल यहाँ पे आता है। ये कोल को बिल्कुल बारीक करके हम यहाँ भट्टी में जलाते हैं। इस भट्टी में कोल जलाते हैं और ऊपर से ये पानी की पाइपलाइंस होती है। इन पाइपलाइंस में यहाँ से पानी आता है, ये पानी स्टीम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ब्लू कलर का वाटर आ रहा है। ये स्टीम में चलने के बाद, क्योंकि इनके नीचे आग लग रही है, तो ये स्टीम हीट, सारी अपनी हीट है वो इसको स्टीम बनाने में कन्वर्ट हो जाती है। तो पानी को जब 100 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये स्टीम क्या करती है कि यहाँ पर ये आती है स्टीम, ये इस स्टीम को हम सुपर हीटेड स्टीम करते हैं। फिर इस स्टीम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम हो जाती है, यानी कि करीब आप समझो कि 230 से 300 डिग्री या 500 डिग्री टेम्परेचर तक स्टीम का हो जाता है और उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसको हम सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं। तो ये सुपर हीटेड स्टीम जब इस बॉयलर से निकलती है, बॉयलर है एक तरह से जिसके अंदर नीचे की तरफ आग लगती है, ये कोयला फायर होता है और ये पानी इसके अंदर से होता है तो यहाँ तक पहुँचते स्टीम में बदल जाता है। ये हाई प्रेशर हाई सुपर हीटेड स्टीम जब इधर आती है तो ये टरबाइन है। इस टरबाइन में हम इसको हाई प्रेशर स्टीम को छोड़ते हैं तो टरबाइन के अंदर पंखे नुमा या ब्लेड्स लगी रहती है। ये हाई प्रेशर स्टीम इनको चलाती है और ये तेज़ स्पीड से घूमने लगता है। करीब मैंने बताया कि इसकी मैक्सिमम 30,000 आरपीएम तक हो जाते हैं, 1 मिनट में 30,000 बार घूम जाता है। इतनी ज़्यादा आरपीएम से घूमने के बाद ये जो टरबाइन होता है जिसको हमने यहाँ जनरेटर से कनेक्ट किया, ये लिखा हुआ देखो जनरेटर, तो जनरेटर से हम कन्वर्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हम जनरेटर से कनेक्ट करते हैं तो ये सारा जो तेज़ स्पीड से घूमने लगता था तो ये अंदर ईएमएफ जनरेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यानी विद्युत का उत्पादन होता है। फिर विद्युत को ये जो वायर लगे हुए हैं, इन वायर से 3 वायर से हम क्या करते हैं कि इनको यहाँ पर ट्रांसफार्मर से जोड़ देते हैं तो ये इस तरह से नेशनल ग्रिड में आ जाता है। तो ये जो पिछली बार वाला मैंने फ्लो चार्ट आपको बताया था वो फ्लो चार्ट को हम यहाँ पर
ये जो फ्लो चार्ट बताया था, इस फ्लो चार्ट को हम वास्तविक रूप में इस तरह से फैक्ट्री में काम करते आते हैं। तो ये सेटअप है, थर्मल पावर प्लांट का सेटअप है। आई थिंक आपको सब समझ में आएगा। जो भी कंपोनेंट मैंने बताया था 8 कंपोनेंट, वो सब इसमें लगे हुए हैं। कोल्ड हैंडलिंग हो रही है, वाटर हैंडलिंग हो रही है, ये नेशनल ग्रिड है, ये जनरेटर है, ये टरबाइन है, ये बॉयलर है, और फिर यहाँ से चिमनी से होकर धुआं बाहर निकल जाता है। तो ये सारा एक सेटअप होता है पावर प्लांट के अंदर। तो ये भी उसका एक लाइन डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम हम आगे देखेंगे। फिर लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का लेआउट किस तरह का होता है वो हम इस फिगर के अंदर देखेंगे, जो इसके अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ये लेआउट है थर्मल पावर प्लांट का, यानी कि वो सारी चीज़ें तो थर्मल पावर प्लांट में हो गई है वो इसके अंदर दर्शाई गई हैं। अगर ये हमें अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये एक थर्मल पावर प्लांट है, जो कि तो थर्मल पावर प्लांट को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर 3 मेन सर्किट होते हैं। सर्किट यानी क्लोज पाथ होता है, जैसे वाटर और स्टीम का एक सर्किट ये होता है। दूसरा सर्किट होता है कोल एंड ऐश सिस्टम का। कोल जो उसको जलता है और जलने के बाद जो राख बचती है उसको ऐश बोलते हैं, तो ऐश सर्किट होता है। तीसरा होता है एयर और फ्लू गैस। एयर लेते हैं, एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है, वो कोयले को जलाने के काम आती है। फिर जलने के बाद उसके साथ जो कोयले के अंदर और भी चीज़ें प्रेजेंट होती है वो सब निकल के, तो 3 सर्किट इसके अंदर मेन होते हैं। वही आपको बताया गया ऊपर देखो। इस जब हम लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कि ये वाटर और स्टीम सर्वर एक सर्किट बना हुआ है, दूसरा एयर और फ्लू गैसेस का सर्किट है, तीसरा कोल और ऐश का सर्किट है। तो ये इसके अंदर हम यहाँ पे 6 सर्किट में इसको बांट रखा है, 3 के बजाय हमने डबल कर दिया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये वर्किंग कैसे करता है, थर्मल पावर स्टेशन किस तरह से काम करता है। ये पूरा एक लेआउट आपको दिया गया है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपको समझना होगा इसकी मेन चीज़ें कहाँ लगी हुई, आप देखो लो ये बॉयलर लगा हुआ है। बॉयलर के बाद हम सबसे पहले फिर आता है ये टरबाइन लगा हुआ है, और टरबाइन के बाद आपका आता है ये जनरेटर, और यहाँ पे फिर नेशनल ग्रिड से बिजली चली जाती है। तो ये मेन बड़ी मशीनें हैं। इन मशीनों को इंस्टॉल करने के लिए हमें बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट लेना पड़ता है, करीब ये कई हेक्टेयर के अंदर फैला होता है। तो ये जो प्लांट बनता है, इन प्लांट ये 1 यूनिट कहलाती है। एक टरबाइन के साथ 2-3 टरबाइन एक साथ लगे रहते हैं, तो ये 1 यूनिट कहलाती है। ऐसी पावर प्लांट में कई यूनिट होती है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके अंदर कोल से। कोल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हम क्या करते हैं कि बाहर से कोयला आता है, ये कोयला जो यार्ड में पड़ा रहता है, उस कोयले को हम किसी तरह से प्लांट के अंदर लाते हैं। तो उसको कोल हैंडलिंग प्लांट होते हैं, जिसको कि इसको हम बाद में बहुत ही डिटेल के अंदर हम जाके इसके स्टडी करेंगे कि कोल हैंडलिंग प्लांट के अंदर क्या चीज़ होती है, कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं इसमें, वो कोयलों कैसे लोडिंग करना है, कैसे अनलोडिंग करना है, कोयला कैसे आगे जाता है। तो कोयला आने के बाद हम क्या करते हैं, उसको पल्वेराइजर के अंदर बारीक बिल्कुल एकदम पाउडर के रूप में पीस लेते हैं। बिल्कुल जो बॉल मिल वगैरह उसके अंदर लगी रहती है, उस बॉल मिल से हम क्या करते हैं, इस जो कोयला आता है इसको बिल्कुल पल्वेराइज्ड करके एकदम बारीक पीस लेते हैं। यानी कि आप समझो 100 मैश कार से बारीक कोयला पीस लेते हैं। तो पाउडर के रूप में जब कोयला हो जाता है, फिर उसके अंदर हम बॉयलर के अंदर भेजते हैं। बॉयलर के अंदर क्या होता है कि एक तरह से भट्टी की तरह से होता है अंदर। बॉयलर के अंदर से अगर फायर ट्यूब, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है, तो नीचे हम क्या करते हैं, ये जो कोयले से फायर करते हैं और कोयले से बहुत सारी आग लगती है, जैसे कि आपको पिछले उसके अंदर बताया हमने कि ये कोयले के अंदर यहाँ पर भट्टी में आग लग रही है और ऊपर से ये पानी की ट्यूब्स जा रही हैं। तो ये बॉयलर के अंदर ऐसा अरेंजमेंट है। ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। यह हम भट्टी के अंदर आग लगा रहे हैं और पानी ट्यूब्स के अंदर प्रवेशित कर रहे थे। इन ट्यूब से क्या हो जाता है, ये वाटर ट्यूब के अंदर जा रहा था, वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। और ये वाटर यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कोयल होती है। इसको मतलब एक तरफ से वाटर इनलेट हो रहा है, दूसरी तरफ से बॉयलर वाटर आउटलेट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक पानी निकलने के अंदर ये यहाँ एंड तक आते आते ये सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। उसी तरह से हम इस प्लांट में देखेंगे तो ये बॉयलर के अंदर, ये बॉयलर का हमने खाली यहाँ फिगर बनाया, स्केच बनाया। इस बॉयलर के अंदर से स्टीम निकलती है। अब वो स्टीम निकलती है और ये स्टीम
क्या होती है, इधर आगे जाती है, यानी कि जो बॉयलर के अंदर है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही वो क्या स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन बॉयलर का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, हम फिर इस स्टीम को सुपर हीट करते हैं, यानी कि सुपर हीटर में भेजते हैं। जब इसको और भी इसको गर्म किया जाता है, यानी कि और भी अगर इस स्टीम के अंदर कोई वाटर पार्टिकल्स हैं तो उनको बिल्कुल हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल वाष्पित कर देते हैं और ज़ीरो वाटर पार्टिकल हो जाते हैं, यानी कि पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि वाटर पार्टिकल आगे टरबाइन में जाके वो टरबाइन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम इसको सुपर हीट करते हैं। सुपर हीटेड स्टीम का मतलब 250 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर भी इसका करीब 1 बार 2 बार पर हो जाता है प्रेशर, यानी कि इतना हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम को हम क्या बोलते हैं, सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं। तो ये सुपर हीटेड स्टीम जब यहाँ निकलती है, ये जो एरो आ रहा है ये सुपर हीटेड स्टीम का है। यहाँ पे जो ये ऑरेंज कलर के अंदर जो लाइन बनी हुई है ये हमारी सुपर हीटेड स्टीम निकल रही है। ये स्टीम जब इसके अंदर से जा रही है तो यहाँ पर एक मेन वाल्व है, स्टीम को कंट्रोल करने के लिए हम वाल्व लगाते हैं, जब चाहे जब बंद कर सकते हैं और जब चाहो। तो इस वाल्व से होते हुए इस टरबाइन के अंदर जाती है और टरबाइन के अंदर जब वो उसके ऊपर वर्क करती है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो इस स्टीम यहाँ जाके टरबाइन की पंखड़ी के ऊपर वर्क करती है और ये टरबाइन को चलाती है, बहुत तेज आरपीएम में घुमाती है और जब वापस स्टीम नीचे निकलती है तो ये फिर वापस कंडेंस होना शुरू हो जाती है, यानी कि वापस पानी में परिवर्तित होना शुरू होती है। कि जो हीट है स्टीम की जो एनर्जी है वो यहाँ पे कार्य के रूप में कार्य करती है, इनके ऊपर टरबाइन के ऊपर वो कार्य करती है। तो अपना कार्य करने के अंदर अपनी ऊष्मा को लॉस कर देती है और वापस ठंडी होने लग जाती है और इस तरह से वापस ये स्टीम पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने जो बताया है तो ये स्टीम यहाँ पर इसके ऊपर वर्क करती है और काफ़ी आरपीएम यानी कि 30,000 आरपीएम तक इसको घुमाती है। और ये हमने जनरेटर को यहाँ जोड़ा हुआ है, तो जनरेटर यहाँ से बिजली, जनरेटर भी तेज़ आरपीएम से घूमता है। तो जब एक अंदर उसके आर्मेचर होती है और एक कोयल होती है मूविंग कोयल, वो मूविंग कोयल के अंदर होता है, तो उसकी स्टेटर के अंदर बाहर हमें यहाँ पे बिजली यानी विद्युत प्राप्त होती है, इस तरह से बिजली बनती है। तो जब हम इसकी बात कर रहे थे तो यहाँ पर हम कोल की बात कर रहे थे कि कोल जब यहाँ से आता है तो कोल पल्वराइज होकर बिल्कुल बारीक पाउडर में पिस जाता है और अंदर भट्टी के अंदर ये जल जाता है, सारा कोल जल जाता है। कोल जलने के बाद क्या दो चीज़ बनती है, एक तो फ्लू गैसेस यानी कि धुआं वगैरह बनेगा गैसेस के रूप में, और दूसरा ऐश यानी कि राख बनेगी। जैसे अभी आपने कोयला या लकड़ी जलते हुए देखा होगा तो उसके अंदर जो राख बनती है उसको हम ऐश बोलते हैं। तो वो ऐश इसके अंदर बन के नीचे की तरफ निकल जाती है। तो जब हम इसमें देखते हैं यहाँ से हमने कोयला भेजा पल्वराइज किया, अंदर कोयला जला और उसने स्टीम बनाने का काम किया, फिर वो ऐश जो भारी राख होती है वो यहाँ पे ऐश आती है, फिर ऐश को हम इधर नीचे निकाल के और हम प्लांट से बाहर निकाल देते हैं, उसका दूसरा उपयोग करते हैं। तो वो ऐश हमारी बाहर निकल जाती है और उसके साथ जो गैसेस निकलती है, धुआं बनता है ऊपर, जिसके अंदर जो कोयले का कंबशन होता है, ऑक्सीजन मिलती है, एयर इसके साथ एयर भी आती है। तो पहले यहाँ से एयर आ रही, देखो यहाँ से कोल आया, फिर यहाँ से इधर पर्पल कलर में एयर आती है। एयर को पहले हम गर्म करते हैं एयर प्रीहीटर के अंदर, ताकि बाहर के वातावरण की एयर काफ़ी गर्म हो जाए। उस गर्म एयर को जब हम अंदर भेजते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन से कोयला मिल के कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब बनाता है SO2। तो वो जब गैसेज इसके अंदर बनती है तो उस गैसेज को हम क्या करते हैं कि वो गैसेज बनती है, वो गैसेस का टेम्परेचर भी काफ़ी होता है, जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो जब कोयले का कंप्लीट कंबशन हो जाता है, वो सारी हीट अपनी पानी को दे देता है और पानी को स्टीम बनाने में हीट काम आ जाती है। तो फिर जो बाद में गैस बनती है उनको फ्लू गैसेस बोलते हैं। वो फ्लू गैसेस हम यहाँ पर वापस लेके, क्योंकि वो बहुत गर्म होती है, करीब वो भी 300-400 डिग्री गर्म होती है, तो फिर हम उसको वापस सुपर हीटर में भेजते हैं ताकि वो स्टीम को और गर्म कर दे, और फिर वापस उस गैसेस को हम इकोनोमाइज़र में भेजते हैं ताकि इकोनोमाइज़र में भी वो जो फीड वाटर है उसको गर्म कर दे, और लास्ट में एयर प्यूरिटर को अंदर भेजते हैं ताकि हम क्या करें कि ये जो एयर आ रही है इसको भी गर्म कर दे, और फिर फाइनली ये चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ये जो एयर का सर्किट है यहाँ से शुरू हुआ, ये एयर सर्किट यहाँ गया, पहले एयर गर्म हुई, फिर बॉयलर के अंदर गया, फिर वो फ्लू गैसेस में कन्वर्ट हो गया, यानी पहले तो एयर थी जिसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ये थी, बाद में जाके इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड ये और धुआं सब मिलके गर्म करते हुए चिमनी के थ्रू हम बाहर भेज देते हैं। चिमनी एक वो इक्विपमेंट होता है जो कि जो निकलने वाले एग्जॉस्ट गैसेज हैं उनको वो क्या करता है, बहुत तेज़ स्पीड से ऊपर की तरफ बाहर
निकाल देता है ताकि आसपास पोल्यूशन नहीं हो। फिर उसके बाद हम ये पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में भी उसको भेजते हैं ताकि वो क्या कर सकें कि जो उसके अंदर जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, जो हमें क्या करता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यानी कि ईएसपी के अंदर सोख ले जाते हैं या उनको अलग कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो फिर बिल्कुल क्लीन धुआं है वो वातावरण में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ये एयर का पूरा सर्किट हो जाता है। और कोल जो हमने निकला वो कोल इसके अंदर आता है, फिर पल्वराइज होकर यहाँ अंदर कोयल जलता है, उसके अंदर कोयल सब जन के राख में परिवर्तित हो जाता है, तो वो राख हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक कोल और एच सर्किट पूरा हो जाता है। और ये एक वायर और एयर और ये एग्जॉस्ट गैसों का ये सर्किट पूरा हो जाता है। उसके बाद हम कहते हैं बॉयलर के अंदर हम जब स्टीम रहे तो पानी कहाँ से लेते हैं, तो जो आसपास नदी बहती है उससे हम पानी लेते हैं। पानी का पहले ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि नदी में जो पानी पाया जाता है उसमें दूसरे जो पदार्थ होते हैं वो हानिकारक पदार्थ जो प्लांट के लिए नुकसानदायक हैं, उन सब पदार्थों को हम हटा देते हैं। तो ये एयर ट्रीटमेंट प्लांट लगता है। इस एयर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम जितनी भी हार्मफुल जो गैसेस, हार्मफुल जो पार्टिकल उसके अंदर हैं जो स्केलिंग करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, टेम्परेरी हार्डनेस उसकी हम दूर कर देते हैं ताकि हमारे अंदर पानी के अंदर वो बॉयलर्स की नलियों में जमे नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, इन सबको अलग कर देते हैं पानी के अंदर से। फिर उसको फीड वाटर पंप लगा होता है, ये इसको बोलते हैं फीड वाटर पंप। ये फीड वाटर पंप यहाँ इकट्ठा होता है और यहाँ से लेके ये फिर इकोनोमाइज़र में जाता है। तो इकोनोमाइज़र में क्या करते हैं, इस पानी के टेम्परेचर को जो कि हमारे वातावरण के टेम्परेचर पे होता है 20 से 24 डिग्री टेम्परेचर, उससे हम क्या करते हैं इसको गर्म कर देते हैं। उसको इतना गर्म कर दें कि 70-80 डिग्री गर्म हो जाता है ताकि हमें ये जो जाती हुई गैसों से जो ऊष्मा मिलती है वो हमारे काम आ जाती है। तो इसको हम पहले ही 80 डिग्री तक गर्म कर लेते हैं, फिर हम बॉयलर के अंदर भेजते हैं। तो बॉयलर में फिर बहुत कम गर्म करना पड़ता है, 80 डिग्री से 20-30 डिग्री और इसके अंदर टेम्परेचर डालते हैं और ये क्या हो जाता है कि उसमें स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब यहाँ स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो अभी तक देखो इसका जो वाटर का है वो ब्लू कलर की लाइन आ रही थी, ये ब्लू कलर की लाइन। अब जब ये स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद स्टीम के अंदर ये ऑरेंज कलर में परिवर्तित हो गई और जो ऑरेंज आती है यहाँ पे जो स्टीम बॉयलर से निकलती है वो सुपर हीटेड स्टीम नहीं होती, वो है ना करीब ये आप देखो कि ये 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी स्टीम बन जाती है। तो ये हाई टेम्परेचर, फिर हम इसको सुपर हीटर में प्रभावित करते हैं जहाँ इसको और भी गर्म करते हैं। तो ये 250 डिग्री पे या और ज़्यादा हाई प्रेशर पे गर्म होकर फिर ये सुपर हीटेड स्टीम हो जाती है। तो सुपर हीटेड स्टीम को ज़्यादा हमें वर्क मिलता है, तो फिर ये स्टीम को लेकर हम डायरेक्ट टरबाइन में छोड़ते हैं। हाई प्रेशर होता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होने से और गर्म होने से ये इसके ऊपर वर्क करता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम जब इस पर काम करती है तो इसकी पंखुड़ियों को घुमाती है, अंदर इसके फैन टरबाइन के विंस लगी होती है, उन फिन्स को ये घुमाता है और तेज़ स्पीड में घुमाने से यहाँ पर हमें तेज़ मैकेनिकल पावर प्राप्त होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि स्टीम इस टरबाइन से हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इसके ऊपर वर्क करती है। ये क्लोज सिस्टम है तो ये वर्क डन ऑन द क्लोज सिस्टम के ऊपर कार्य होता है और यहाँ पर फिर ये स्टीम बाहर आ जाती है इस तरह से। तो ये स्टीम अब ठंडी हो जाती है और इसका टेम्परेचर भी कम, क्योंकि उसने यहाँ काम कर दिया, आपने सारी एनर्जी यहाँ पे दे दी, इसको घुमाने का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। यहाँ 300 RPM 3000 RPM पे घूमने लग जाता है। फिर हम वापस स्टीम को यहाँ ला के कंडेंस करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं हर बार नया पानी नहीं लेते, उसी स्टीम को कंडेंस करते हैं क्योंकि वो स्टीम हमने प्रिपरेशन करके ट्रीटमेंट करके और उसके अंदर सारे हमने जो हार्डनेस है वो हमने उसको ख़त्म की है। तो यहाँ पे आके वापस वो क्या हो जाता है एकदम स्टीम पानी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको वापस हम यहाँ पे लेके और ये कंडेंसेट पंप लेके हम इसको वापस फीड वाटर के अंदर यहाँ डाल देते हैं। इस तरह से क्लोड वाटर चलता रहता है। ये है यहाँ पानी है, यहाँ जाके इसके अंदर गया, वापस बॉयलर में जाने के बाद ये स्टीम बन गई, ये कलर चेंज हो गया, यहाँ आके वापस आई और यहाँ ठंडा, यानी कि कंडेंसर का काम स्टीम का बिल्कुल अपोजिट है। बॉयलर का काम क्या होता है कि वो पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है, जबकि कंडेंसर क्या करता है स्टीम को पानी में कन्वर्ट कर। देखो यहाँ से स्टीम आ रही है ऑरेंज कलर की और यहाँ पानी से निकल के वापस जाए। इस तरह से क्लोज सर्किट वाटर का बन जाता है, वाटर और स्टीम का। अब इस कंडेंसर को भी ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं कूलिंग वाटर लगाते हैं, क्योंकि अगर ये
अंदर जो स्टीम आ रही है उसको ठंडा किससे करेंगे, तो उसको ठंडे करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो उसको ठंडा करने के लिए हम यहाँ पर ये नदी जा रही है पास में या कोई भी पानी है, वहाँ से पानी लेके अंदर यहाँ पर हम कूलिंग टावर्स में, बड़े बड़े टावर्स में हम क्या करते हैं, बहुत आपने देखा होगा बड़े बड़े टावर्स ऊंचे बने होते हैं पावर प्लांट के अंदर, तो वहाँ ऊपर से पानी को हम नीचे गिराते हैं और इधर से स्टीम भेजते हैं पाइप में, तो वो एकदम ठंडी हो जाती है। तो वो एटमॉस्फेयर से ठंडाई मतलब हवा लेके और उसको ठंडा कर देता है। तो ये एक पूरा है जो कि वाटर कूलिंग सर्किट है, ये सर्कुलेट करता रहता है और हमारी स्टीम को ठंडा करता रहता है। ये बिल्कुल अलग सर्किट है क्लोज कूलिंग टावर वाला। कूलिंग टावर में जाती है, इस कंडेंसर का पानी वो ठंडा होकर आता है और फिर इन पानी का कोई आपस में मेल नहीं होता है, सिर्फ एक दूसरे को दोनों पाइप स्टीम में होती है। ये जो स्टीम है वो पाइप में होती है और ये वाली पानी उसके अंदर बिल्कुल उसके ऊपर बना रहता है। तो इस तरह से ये एक कूलिंग टावर का सर्किट इस तरह अलग हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, तीसरा देखते हैं, फ्लू गैसेस का ये आधा निकल गया वायर। तो इस तरह से सारा हम देख सकते हैं। तो ये थर्मल पावर प्लांट का लेआउट है जिससे कि आपको मालूम चल गया कि किस तरह से बिजली पैदा होती है और उसके अंदर से कितनी तरह के इसके अंदर सर्किट होते हैं। और इन सब चीज़ों को लगाने के लिए जो हम प्लांट बनता है उसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। तो आई थिंक ये आपको बताया 3 सर्किट हैं, इन तीनों सर्किट के अंदर इसको आपको बताया गया है। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आगे इसके एक एक पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि बॉयलर क्या होता है, सुपर हीटर क्या होता है, इकोनोमाइज़र क्या होता है, टरबाइन या कोल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, एश हैंडलिंग इक्विपमेंट्स क्या होता है, बर्नर्स क्या होते हैं, ये हम इधर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो आई थिंक यहीं पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। बाकी कोई आपको डिफ़िकल्टी वगैरह है तो आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है, उसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।